गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आपकी कक्षा 8 का पाठ 4 दहन और ज्वाला के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन मिस्र में किसे माचिस की तरह उपयोग किया जाता था। तो देखो बच्चों, जब माचिस का इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं हुआ था, जिस तरह से आज के दिन आप लोगों को माचिस मिलती है, वैसी माचिस पहले नहीं थी, है ना। तो उस वक्त माचिस को मतलब किस रूप में प्रयोग किया जाता था, तो वहाँ पर उस वक्त क्या होता था, गंधक एक रसायन का नाम है। गंधक जो होता है, उसके अंदर जो लकड़ी होती थी, चीड़ की लकड़ी जो होती थी, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके और गंधक जो रसायन है उसमें डुबो दिया जाता था। और किस चीज़ की लकड़ी के टुकड़े बच्चों? चीड़ की लकड़ी के टुकड़े जो थे वह उसमें डुबो दिए जाते थे। ठीक है, इसके बाद उनको माचिस की तरह प्रयोग कर लिया जाता था। ठीक है, तो 5000 वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में किस तरह से माचिस का उपयोग करते थे कि चीड़ की लकड़ी के टुकड़े करके उनको गंधक में डुबो दिया जाता था और फिर उसे माचिस की तरह, जैसे कि आज आप लोग देखते हैं ये इस तरह की माचिस, ठीक है, ऐसे बॉक्स में जो होती है ना, तो उसको यूज़ कर लिया जाता था। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वो देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि आजकल माचिस की तीली के सिरे पर कौन से रसायन लगाए जाते हैं। तो माचिस की तीली का सिरा कौन सा बच्चों? ये वाला हिस्सा, जिसको हम माचिस की ये जो डिब्बी होती है इसके साइड में रगड़ते हैं तो वो जलती है ना। तो माचिस की ये तिल्ली के जो सिरा है उसके पर जो रसायन लगाए जाते हैं वह कौन से होते हैं। तो उनमें देखिए, एक रसायन होता है एंटीमनी। आप लोगों ने थोड़ा सा इसको बार बार याद करोगे, बोलोगे शब्द को, तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। क्या नाम है बच्चों? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। अभी आप लोगों के लिए बिल्कुल नया नाम होगा, पर कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे पढ़ोगे, मतलब बार बार एक ही इसको पढ़ोगे ना तो आपको आराम से याद हो जाएगा। तो पहला नाम क्या है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। ठीक, और दूसरा जो एक और रसायन जो उसके ऊपर लगा होता है वह होता है पोटेशियम क्लोरेट। तो दूसरा रसायन कौन सा है बच्चों? पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम और क्लोरेट। ठीक है, तो दूसरा रसायन हो गया पोटेशियम क्लोरेट। तो ये दोनों रसायन मतलब एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट, ये रसायन माचिस की तिल्ली का जो जलने वाला सिरा होता है उसके ऊपर लगे होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, माचिस की रगड़ने वाली सतह पर। अब माचिस की रगड़ने वाली सतह, जिस पर अभी हम लोगों ने चित्र में देखा था, कौन सी सतह? ये वाली सतह बच्चों, है ना। मतलब यहाँ पर ये जो सतह दी हुई है, ये वाली जहाँ पर माचिस की तीली को रगड़ा जाता है, ये वाली जो सतह है, इस पर क्या लगा होता है ना। तो इस पर क्या लगा होता है बच्चों? चूर्णित कांच लगा होता है। क्या लगा होता है? एक तो चूर्णित कांच लगा होता है और साथ में उसमें लगाया जाता है थोड़ा सा लाल फॉस्फोरस। क्या लगाते हैं बच्चों? लाल फॉस्फोरस। तो क्या क्या लगा होता है उसमें? चूर्णित कांच और लाल फॉस्फोरस। क्या लगा होता है? चूर्णित मतलब चूरा किया हुआ कांच, जिसको बहुत बारीक पीस लिया जाता है ना, और दूसरा लाल फॉस्फोरस। ये दोनों चीज़ें कहाँ पर लगाई जाती हैं? जो माचिस की तीली का रगड़ने वाला सतह होती है वहाँ पर इन दोनों का मिश्रण लगाया जाता है। ठीक है, और इन दोनों को वहाँ पे चिपकाने के लिए जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। जिलेटिन की मदद से वो वहाँ पर लगे रहते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि माचिस की तीली को रगड़ने पर किस प्रकार की प्रक्रिया से दहन प्रारंभ होता है। मतलब जब माचिस की तीली को हम लोग रगड़ते हैं तो वहाँ पर वो जलती किस प्रकार से है ना। तो यही दिया हुआ है। तो इसके लिए देखो, जो माचिस की तीली का जो खुरदरा वाला सतह होती है, माचिस की तीली की
जो खुरदरी वाली सतह है, मतलब ये वाली सतह है जहाँ पर माचिस की तिल्ली को रगड़ा जाता है ना, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ जब उसे रगड़ते हैं तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ क्या क्या लगा होता है इस वाली सतह पे, चूर्णित कांच और लाल फॉस्फोरस। क्या कौन सी फॉस्फोरस थी? लाल फॉस्फोरस। तो जब माचिस की तिल्ली को इसके साथ रगड़ा जाता है, ये वाली रगड़ने वाली सतह पर इसे रगड़ते हैं, तो क्या होता है, जो ये लाल फॉस्फोरस होती है ये तुरंत ही श्वेत फॉस्फोरस में बदल जाती है। कौन सी फॉस्फोरस में बच्चों? श्वेत में। ठीक है, तो ये श्वेत में बदल जाती है और इसके बदलते ही जो माचिस की तिल्ली पर कौन से रसायन लगे थे? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट, है ना। तो उन दोनों में से जो पोटेशियम क्लोरेट होता है उसके साथ ये श्वेत फॉस्फोरस जो बन गया होता है, ये दोनों फटाफट अपनी अभिक्रिया करते हैं और जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है वह वहाँ पर दहन प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से जो माचिस है वो मतलब कि जल जाती है और इतनी जल्दी से ये सब प्रक्रिया होती है कि हमें पता भी नहीं चलता है ना। फटाफट से माचिस की तिल्ली जब हम उस पर रगड़ते हैं तभी तुरंत ही वो जल जाती है। तो इसमें मेन काम क्या हुआ होता है कि जो लाल फॉस्फोरस जो यहाँ रगड़ने वाली सतह पे लगी होती है वो श्वेत फॉस्फोरस में बदलती है ना। तो ये जो श्वेत फॉस्फोरस में बदलती है इसी के कारण तुरंत ही वहाँ पर दहन प्रक्रिया शुरू होती है, जो किससे अभिक्रिया करती है? पोटेशियम क्लोरेट से, और वहाँ पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो होती है उसका दहन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि माचिस की तिल्ली किस प्रकार जलती है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो लिखा है एक बार उसे भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो माचिस की तिल्ली को जब खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फॉस्फोरस श्वेत फॉस्फोरस में बदल जाती है। कौन सी फॉस्फोरस? कुछ लाल फॉस्फोरस जो होती है वह श्वेत फॉस्फोरस में बदल जाती है। आपने ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि लाल वाली श्वेत में बदल रही है। ठीक है, यह तुरंत ही माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। जो आजकल जो माचिस जो यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे माचिस की तिल्ली जो आजकल यूज़ की जाती है वह निरापद माचिस कही जाती है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को ये लिखा मिले तो वो उसमें भी आंसर आपने यही देना है। ठीक है, तो निरापद माचिस। अब पहले क्या होता था कि जो ये श्वेत फॉस्फोरस थी उसको यहाँ माचिस की तिल्ली में जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट के साथ में उसको लगा दिया जाता था। उससे क्या होता था कि वो श्वेत फॉस्फोरस जो होती है वो बहुत हानिकारक होती है। जो फैक्ट्रियों में जो काम करने वाले होते थे, जो ये बनाते थे, उन सब मज़दूरों को उससे नुकसान होता था, है ना। तो इसलिए अब जो है श्वेत फॉस्फोरस को डायरेक्ट नहीं यूज़ करते। अब कैसे करते हैं कि उसमें पहले लाल फॉस्फोरस को लगाया जाता है और वो जो लाल वाली होती है लाल फॉस्फोरस वह श्वेत में बदल जाती है। वह जब श्वेत में बदलती है तो ये अभिक्रिया मतलब दहन के समय ही होती है, तो उससे नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसा हमें क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसके लिए जो आंसर दिया हुआ है, देखो विद्युत उपकरण क्या होते हैं, मतलब कि उनमें जिनमें विद्युत लगी हो, है ना। तो विद्युत उपकरणों में हम जल का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि विद्युत उपकरण में अगर हम जल का उपयोग करेंगे तो क्या होता है, जल जैसे कभी अगर आपने देखा भी होगा कि अगर आपका हाथ गीला है और आप किसी बिजली के स्विच को या फिर मतलब अचानक से आपको पता नहीं चला और आपका हाथ लग गया तो एकदम से करंट का झटका लगता है वहाँ पर, है ना। तो ये क्या हुआ कि जो आपके शरीर में जो जल है वो उसके कारण आपके शरीर को करंट का झटका लगा, है ना। तो जल जो है वो विद्युत का सुचालक होता है ना। तो इसलिए अगर हम
जहाँ विद्युत के उपकरण हैं उनमें आग लगी है और वहाँ पर हम लोग यूज़ करें, किस चीज़ को यूज़ करेंगे? जैसे मान लो हमने वहाँ पर जल यूज़ करा, तो देखो ये चित्र जो है इसमें दिखाया हुआ है, ये जो आग लगी रही है ये एक फैक्ट्री है जैसे, और उसमें ये मशीनें हैं, मशीनों में ये विद्युत के उपकरण हैं, इनमें आग लग रही है ना। तो यहाँ पर अगर जल का छिड़काव किया जाता है तो क्या होगा? जो ये जल है ये मतलब कि इसके साथ अभिक्रिया करेगा, किसके साथ? विद्युत के साथ अभिक्रिया करेगा, और जो यहाँ पर मतलब छिड़क रहे हैं जल, उनको हानि हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या किया जाता है, जब ये विद्युत उपकरणों में आग लगी होती है तो उस वक्त जल का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। तो उस वक्त किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है बच्चों? उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से जो सिलेंडर्स आप लोगों ने देखे होंगे, फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, मतलब अग्निशामक जो ये सिलेंडर्स होते हैं, वो उनमें CO2 फिल करके उनको यहाँ पर उससे आग को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप एक दूसरा चित्र भी देख रहे हैं, जैसे ये ऑयल का टैंकर है, इस ऑयल टैंकर में आग लगी है। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन भी बनता है कि जब ऑयल टैंकर जो होते हैं उनमें जब आग लगती है, तो यानी तेल और पेट्रोल के जो टैंकर्स हैं, या फिर मान लो टैंकर ना हो के कोई और भी जगह जहाँ पर तेल और पेट्रोल है ना, तो वहाँ पर आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर देखो, वहाँ पर क्या हम जल का प्रयोग कर सकते हैं? वहाँ भी हम जल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उसका कारण क्या है कि जल जो होता है वह तेल से भारी होता है। कैसा होता है? तेल से भारी होता है, ठीक है। तो भारी होने के कारण क्या होगा? तेल तो मतलब कि जो जल होता है वो क्या, मतलब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम, क्या चीज़ भारी है? जल, ठीक है। जल, तेल और पेट्रोल जो होते हैं इनसे भारी होता है। आपने देखा भी होगा कि अगर मान लो किसी गिलास में आप अगर पानी ले रहे हो तो उसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी तेल डल जाता है तो वो ऊपर ही तैरता रहता है ना। तो ऐसा ही यहाँ पर होता है कि जल से अगर हम इस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा? जल भारी होगा, वो तो नीचे चला जाएगा, है ना। जल नीचे चला गया और ऊपर तेल और या पेट्रोल जो है वो तो आग पकड़े ही हुए है, उसमें तो आग लगी हुई है, आग तो बुझी ही नहीं, है ना। तो इसलिए हम वहाँ पर भी इसका प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग नहीं करते हैं बच्चों? जल का प्रयोग उसमें भी नहीं किया जाता है। तो वहाँ भी किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा? CO2 का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों ही आग बुझाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं? CO2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग इसके आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो था हमारा, पहला क्वेश्चन था हमारा इससे कि विद्युत उपकरणों में लगी आग, विद्युत उपकरण जो होते हैं उनमें जो आग लगती है उनको बुझाने के लिए जल का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। तो मैंने अभी आपको समझाया, तो क्यों नहीं करना चाहिए कि जल जो है विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है, ठीक है। तो यही आंसर हो गया कि जल जो है विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को उससे हानि हो सकती है। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी हमारा वही है जो अभी हम लोगों ने समझा चित्र की सहायता से, कि तेल और पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए जल का उपयोग उचित क्यों नहीं है। तो क्या बताया था अभी हमने आपको कि जल जो होता है वो तेल से भारी होता है, इसलिए यह तेल से नीचे चला जाता है और ज्वलनशील तेल तथा पेट्रोल ऊपर जलते रहते हैं, है ना। तो ये हमारे कारण हो गए दोनों के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अगर मान लो विद्युत उपकरण और पेट्रोल में जो आग लगी है उसको बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे। तो ये भी अभी हम लोगों ने देखा था, किसका प्रयोग करा जा रहा था? CO2 का। किसका प्रयोग कर रहे थे? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसका प्रयोग किया जाता है, डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करने से वह जो आग है वह बुझा दी जाती है। यहाँ पर जो ये बड़ी, यहाँ पर आप लोगों ने छोटी ई लगानी है बच्चों, ऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया डाइऑक्साइड, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि विद्युत उपकरणों और पेट्रोल में लगी आग बुझाने के लिए, जो हमने यह आग अभी पढ़ी थी उसको आग बुझाने के लिए CO2 में सबसे अच्छा अग्निशामक क्यों माना जाता है।
तो अब ये यही कारण पूछ रहे हैं कि हमें इन आग को बुझाने के लिए CO2 का ही प्रयोग क्यों करना चाहिए, है ना। तो अब देखो जो CO2 होती है बच्चों, वह ऑक्सीजन से भारी होती है। किससे? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन कहाँ है? ये है वायु में। जब आग लग रही होती है तो क्या है, वायु तो वहाँ पर है ना, सब जगह वायु प्रेजेंट होती है। तो ऑक्सीजन जो होती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी? CO2 जो है वह भारी होती है। कैसी होती है? भारी होती है। जैसे जल तेल से भारी होता है, उसी तरह से ये जो ऑक्सीजन जो वायु में वहाँ मौजूद है उससे भारी क्या है? CO2, है ना। तो CO2 भारी होने के कारण क्या है, वह जो आग जहाँ पर लगी हुई है, जहाँ पर आग लगी हुई है उसको पूरे को कवर कर लेती है ना। जैसे मान लो ये इस तरह से मान लो आग लगी हुई है, तो इस आग के चारों तरफ जो वायु है उसमें ऑक्सीजन है, तो उस ऑक्सीजन को वह कवर कर लेगी। मतलब यहाँ पर एक पूरी लेयर कंबल की तरह से किसकी बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। और कार्बन डाइऑक्साइड की बन जाने के कारण क्या होगा? ऑक्सीजन का संपर्क यहाँ इस आग से ख़त्म हो गया। जब ऑक्सीजन का संपर्क आग से ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है? आग बुझ जाएगी। जैसे हम लोगों ने शुरुआत में देखा था, अगर मोमबत्ती कोई जल रही होती है, उसके ऊपर अगर गिलास रख दिया जाए तो क्या होता है? वो मोमबत्ती थोड़ी देर में बुझ जाती है ना। क्यों बुझी? क्योंकि उसका ऑक्सीजन से संपर्क खत्म हो गया, वहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गई। तो ऑक्सीजन दहन के लिए आवश्यक है। तो ऑक्सीजन जब खत्म हो जाती है तो उसके कारण क्या है? आग भी बुझ जाती है। तो ऐसा ही यहाँ होता है कि जब आग के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की कंबल की तरह से एक लेयर बन जाती है और ऑक्सीजन से इसका संपर्क टूट जाता है। किसका? मतलब आग का। ठीक है। जब ऑक्सीजन से संपर्क टूट गया तो क्या होगा? आग बुझ जाती है। ठीक। तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या लिखा हुआ है? आंसर जो लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होती है, इसलिए CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है तथा आग पर नियंत्रण हो जाता है। ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। CO2 का प्रयोग आग बुझाने के लिए करने के लिए कौन से रसायनों का उपयोग किया जाता है? अब देखो CO2 डायरेक्ट भी सिलेंडर्स में, मतलब जो अग्निशामक यंत्र जो होते हैं उनमें डायरेक्टली भी डाल ली जाती है, या फिर क्या होता है कि जो कुछ रसायन होते हैं उनको यूज़ करके, उनका पाउडर यूज़ करके छिड़क दिया जाता है ना। तो उससे भी वहाँ पर उनके पाउडर से फिर वहाँ ऑक्सीजन अपने आप प्रोड्यूस हो जाती है। तो वो जो रसायन है उनके नाम क्या हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। पहला नाम क्या है बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। या दूसरा नाम पोटेशियम बाइकार्बोनेट। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों में से हम कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो यही लिखा भी है, देखो, उपरोक्त रसायनों में से कोई भी प्रयोग किया जा सकता है। इनका पाउडर के रूप में भारी मात्रा में छिड़काव किया जाता है, जिससे आग के निकट बहुत सी CO2 गैस निकलती है और आग बुझा देती है। ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से पहले देखो, ये अग्निशामक यंत्र जो है इसका चित्र दिया हुआ है, ये आप लोगों ने देखा होगा। ये इस तरह से होता है। ठीक है। ये आपकी बुक का चित्र है, इधर वाला ये आपकी बुक में दिया हुआ है। जैसे ये ऑफिस है, इसके बाहर देखो ये सिलेंडर लगा दिया गया है, यहाँ पर भी ये लगा हुआ है। तो इस तरह से जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ पर, मान लो आग जैसे कहीं भी लग जा सकती है, किसी की भी लापरवाही से भी आग लग सकती है, तो इसलिए ये जो सिलेंडर्स हैं अग्निशामक यंत्र जिन्हें कहा जाता है, वह यहाँ लगा दिए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्वाला क्या है? ठीक है। अथवा ज्वाला का निर्माण कैसे होता है? तो देखो, ज्वाला क्या होती है? जो आग जल रही होती है तो वो जो जलना है आग का, वह ज्वाला कहलाती है ना। तो दहन के समय, अब ज्वाला कहाँ से आएगी? जब दहन होगा तभी तो ज्वाला निकलेगी ना। तो दहन के समय जो ज्वाला निकलती है तो उस वक्त क्या होता है, जो भी चीज़ हमने जला रहे हैं, जैसे मान लो मोमबत्ती ही जलाई गई है, ठीक है, तो मोम के जो कण हैं वो वाष्पित होकर ऊपर को आते हैं।
ठीक। तो ये वाष्पित होकर ऊपर आ रहे हैं तो इन्हीं से ज्वाला बनती है। ठीक है, जो भी पदार्थ जलाया जाता है उसके कण जो हैं वो वाष्पित होते हैं और ऊपर वह ज्वाला का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखा जाता है। इसका आंसर में क्या लिखा हुआ है? इसके आंसर में लिखा है कि दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण भी दिया है, पिघली हुई मोमबत्ती के मोम के कण दहन के समय ऊपर उठते हैं और वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के कोयले में दहन के समय ज्वाला क्यों नहीं बनती है? तो लकड़ी का जो कोयला होता है उसमें दहन के समय ज्वाला क्यों नहीं बनती है? तो इसका आंसर क्या है कि लकड़ी का कोयला जब दहन करता है, मतलब लकड़ी के कोयले को जब जलाया जाता है तो उसका दहन के समय वाष्पन नहीं होता है ना, उसमें मतलब वाष्पकण नहीं बनते हैं। तो यही आंसर में भी लिखा है, लकड़ी का कोयला दहन के समय वाष्पित नहीं होता, इसलिए ज्वाला का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों कि मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न गर्म भागों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत ध्यान देना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग एक चित्र की मदद से करते हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए, ये जो चित्र है यहाँ पर इस चित्र में ये आपकी बुक का चित्र दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं। देखो, ये मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती जल रही है तो उसमें 3 भाग हैं यहाँ पर इसके। तो जो कौन कौन से इसके 3 भाग हैं ये चित्र भी आपने बिल्कुल इसी तरह से याद करना है और अपनी कॉपी में भी अच्छा सा सुंदर सा चित्र बनाना है। अब देखिए, मोमबत्ती की ये जो बाती है यहाँ पर जो मतलब कि जो उसकी बाती जल रही है और ये ज्वाला निकल रही है इसमें, है ना। तो यहाँ आप ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा कि मान लो हम ये जो मोमबत्ती की ज्वाला जहाँ से जल रही है इसको सबसे अंदर वाले भाग को आंतरिक भाग कह देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा भाग हो गया? आंतरिक भाग हो गया। ठीक, आंतरिक भाग सबसे अंदर वाला। यहाँ पर इस चित्र में देखें आप, ये जो दिख रहा है बिल्कुल क्लियरली यहाँ लिखा है आंतरिक भाग। ठीक है, अब यहाँ मोमबत्ती जल रही होती है तो आपने ध्यान भी दिया होगा कि ये काले रंग का जलते हुए काले रंग की हो जाती है। ठीक है, तो इसके आसपास का ये जो एरिया है ये सारा का सारा कैसा दिखता है? काला। तो यहाँ पर ये एरिया सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, ये एरिया जो है मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे कम गर्म होता है। इसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए, ये चित्र में येलो कलर यानी पीले कलर की ज्वाला दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये जो इसकी पीले रंग की ज्वाला इसके बाद दिख रही है ये होता है इसका मध्य भाग। कौन सा भाग बच्चों? मध्य भाग। ठीक है, पहले आंतरिक भाग, आंतरिक मतलब अंदर वाला, ये सबसे अंदर वाला। इसके बाद ये येलो कलर का, इस चित्र में भी आप देख सकते हैं ये जो येलो कलर वाला है ये पीला भाग जो है ये है अंदर मतलब के बाद वाला यानी मध्य भाग, बीच वाला, है ना। तो ये जो बीच वाला भाग है ये कैसे रंग का दिख रहा है? पीले रंग का। कैसा है ये? पीला रंग का। ठीक है, तो ये जो भाग होता है पीला भाग ये थोड़ा कम गर्म होता है। मतलब जहाँ सब नीचे काला वाला भाग जो था वह सबसे कम गर्म, उसके बाद पीला वाला उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है परंतु बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कम गर्म होता है मतलब। ठीक है, बीच का भाग है तो आप समझें कि ये बीच का ही इसमें गर्माहट होगी। मतलब जितनी यहाँ नीचे है, मतलब जैसे अगर हम लोग देखें जितनी यहाँ नीचे काले वाले भाग में थी उतनी यहाँ ऊपर मध्य वाले भाग में गर्माहट उससे थोड़ा ज़्यादा है। ठीक, इसके बाद आप देख रहे हैं चित्र में कि यहाँ जो सबसे ऊपर वाला भाग, ये जो ऊपर वाला भाग है यहाँ इसको आप साथ में थोड़ा थोड़ा सा ये देखिए नीले रंग का दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये मतलब ज्वाला के साइड में बाहर की तरफ आप देखेंगे तो ठीक है, तो वो जो नीले रंग का दिखाई दे रहा है भाग वह होता है पूर्ण दहन का सबसे गर्म भाग। ठीक है, यही जो भाग है ये सबसे गर्म भाग होता है और यहाँ पर जो कण हैं मोमबत्ती के वाष्प के जो कण हो गए हैं वो पूर्णतः दहन होता है उनका, इसलिए ये सबसे गर्म भाग होता है। ठीक है, तो आपको अब पता चल गया होगा कि इसमें जो भाग थे वह 3 भाग हैं मोमबत्ती के ज्वाला के।
कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला, सबसे पहला अंदर वाला आंतरिक भाग, उसके बाद ये जो पीला दिख रहा है ये मध्य भाग, और उसके बाद बाहर वाला जो है ये नीला वाला, ये है इसका बाह्य भाग जो कि पूर्ण दहन का होता है, नीले रंग का होता है। ठीक, या इस दूसरे चित्र में भी आप देख सकते हैं, ये जो नीले रंग की ज्वाला आपने देखा भी होगा, और अगर नहीं कभी ध्यान दिया है तो अब जब मोमबत्ती कभी जलाएं तो उस पर ध्यान दीजिएगा, आपको ये तीनों क्षेत्र बहुत आसानी से दिख जाएंगे। तो सबसे पहले सबसे अंदर वाला जो है आंतरिक क्षेत्र, उसके बाद वाला बीच का मध्य भाग, और उसके बाद बाहर वाला, ये जो बाहर वाला है ये है आपका बाह्य क्षेत्र। ठीक है, तो बाहर वाला नीले रंग का, बीच वाला पीले रंग का, और अंदर वाला काले रंग का। ठीक है, तो इनमें सबसे कम गर्म कौन सा है? ये काले वाला भाग। उसके बाद पीला वाला जो है वह आंशिक होता है, मतलब आंशिक दहन होता है वहाँ पर, तो इसलिए उसको आंशिक दहन वाला क्षेत्र कह देते हैं, और ये है मध्य भाग। और सबसे बाहर वाला नीले रंग का जो कि पूर्ण दहन का क्षेत्र होता है और सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर भी देख लेते हैं, जो आंसर लिखा हुआ है। चित्र की मदद से आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा, और सब बच्चे उस चित्र को ज़रूर बना लें। ये जो चित्र दिया हुआ है बच्चों, ये आपने ज़रूर बनाना है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसका आंसर देखते हैं। अब आंसर में सबसे पहला गहरा आंतरिक क्षेत्र, यह ज्वाला का सबसे अंदर का भाग होता है। ठीक है, तो ये भाग थोड़ा ठंडा होता है और काले रंग का होता है। इस क्षेत्र में कार्बन के बिना जले कण होते हैं। किसके बच्चों? कार्बन के बिना जले कण होते हैं, इसलिए थोड़ा ये ठंडा होता है, कम गर्म होता है। ठीक, इसके बाद अब बीच वाला भाग यानी मध्य भाग, यह आंशिक दहन वाला होता है। इसमें कार्बन के आधे जले कण होते हैं जो गर्म होकर चमकने लगते हैं और पीले रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद है बाह्य भाग। बाह्य भाग यह सबसे बाहर होता है, सबसे बाहर होता है, जो हल्का नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? हल्का नीला। इस भाग में ऑक्सीजन के साथ मिलकर ईंधन का पूर्ण दहन होता है, इसलिए यह सबसे गर्म भाग होता है। ठीक है, तो आपको ये मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न भाग समझ आ गए होंगे, और साथ में इसका जो चित्र है वह आपने ज़रूर बनाना है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईंधन क्या है? ईंधन, जैसे हम लोगों ने कोयला और पेट्रोलियम वाला जो पार्ट था उसमें भी पढ़ा था कि ईंधन ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलने पर ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ईंधन की परिभाषा भी क्या होगी कि ऐसे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, अब जो ईंधन होता है ये विभिन्न प्रकार का भी होता है, तो विभिन्न अवस्थाओं में होता है। मतलब यह विभिन्न अवस्थाओं में कौन कौन सी में कि ये हमें ठोस में भी मिलता है, तरल में भी मिलता है, और हमें ये गैसीय रूप में भी मिलता है। ठीक है, तो आपने ये सारे रूप इसके देखे हुए हैं, आप जानते हो, सिर्फ उनको अब आपने नाम में मतलब वर्गीकरण करना है ना। तो अब जैसे मान लो मैं ठोस ईंधन की बात करूं, तो आपने लकड़ी देखी होगी। लकड़ी कैसी होती है? ठोस होती है ना, तो लकड़ी को हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो लकड़ी क्या हो गई? हमारी ठोस ईंधन हो गई। ठीक, इसके अलावा कोयला भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तरल ईंधन, अब तरल ईंधन कैसा होता है? जो द्रव के रूप में हो, है ना, तो वो क्या होता है? जैसे हम लोग पेट्रोल यूज़ करते हैं, है ना, पेट्रोल, डीजल, ये सब कैसे हैं? तरल ईंधन है। फिर है गैस। गैस में आपने घरों में देखा ही होगा, जो गैस यूज़ की जाती है, चूल्हा यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए, तो वहाँ पर कौन सी गैस होती है? एलपीजी, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस, या फिर हम लोग व्हीकल्स में प्रयोग करते हैं प्राकृतिक गैस का। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस सीएनजी जो होती है वह भी हमारी गैसीय रूप में है ना। तो ये सारे आपको पता थे, सिर्फ अभी हम लोगों ने क्या करा है? इनका वर्गीकरण कर लिया है ना। तो वर्गीकरण से अब आपको पता चल गया कि जो हमारे ईंधन होते हैं उनको हम विभिन्न प्रकार से ठोस, तरल और गैस में भी बांट सकते हैं ना। तो अब हम आंसर में देखते हैं कि ईंधन मुख्यतः 3 अवस्थाओं में प्राप्त होता है। 3 अवस्थाओं में कौन कौन सी हो गई उसकी 3 अवस्थाएं? ठोस, तरल और गैस। तो ठोस में जो उदाहरण है वो कोयला, लकड़ी, काष्ठ कोयला। ठीक है, तरल में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल। गैस में कोयला गैस और प्राकृतिक गैस, इसमें आप एलपीजी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ईंधन क्या हैं हमारे? कैसे ईंधन है? गैस, तरल और ठोस। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है?
तो ईंधन जब जलता है, ठीक है बच्चों, तो ईंधन जब जलता है तो मान लो हमने 1 किलो ईंधन को जलाया, 1 किलोग्राम ईंधन को हमने जलाया, मान लो 1 किलोग्राम हमने लकड़ी ही ली, ठीक है। तो 1 किलोग्राम लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो उससे जितनी ऊष्मा ऊर्जा मतलब हीट एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा हमें प्राप्त हुई, वही मात्रा जो होती है वह उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा जो लिखी है वह भी एक बार पढ़ लेते हैं कि किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से जितनी ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है उसे उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, ये चित्र जो है, इस चित्र में दिखाया हुआ है कि किस तरह से मतलब ईंधन जो है वो ईंधन क्या है, मतलब जो परिभाषा हमारी जो क्वेश्चन था ईंधन क्या है उसको इस चित्र की मदद से समझाया गया है कि ईंधन जो है जब जलेगा तो जलने के लिए उसे ईंधन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और एक ताप चाहिए, जो हम लोगों ने न्यूनतम ताप पढ़ा था, ठीक है, ज्वलन ताप जिसे कहते हैं। तो वह ताप हमें गर्मी के रूप में मिल रहा है। तो जब ये ऑक्सीजन और वह ताप मिलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, आग, यानी कि वहाँ पर ज्वाला प्राप्त होती है ना। तो ईंधन की परिभाषा क्या हो गई कि ऐसे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों आज के आपके इतने ही क्वेश्चन थे। आप सब ये क्वेश्चंस अच्छी सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में लिख लें और याद कर लें, ठीक है। और आपको अगर पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि सब बच्चों को ये आंसर्स मिल जाएं और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ही बच्चों को ज़्यादा लाभ होएगा, ठीक है। और पसंद आया है तो लाइक का जो बटन है वो अभी दबा दें और कमेंट भी लिख दें। आपको कमेंट में अगर आपको नहीं पसंद आया, अगर आपको अच्छा लगा, जैसा भी आपको लगा है वह ज़रूर लिखें, ठीक है। आपके जो कमेंट होते हैं उन्हीं की मदद से हमें पता चलता है कि भाई आगे हमने वीडियोज़ में कुछ कमी रह गई हैं तो उनको और सुधार लें, ठीक। तो बच्चों आप सब चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।